नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात और बीते हफ्ते हुई बकी बात समेटे हम हाजिर हैं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। गढ़वाली में एक औखाड़ा है कि 12 बरस मत ब्याई और दिख्या बल मूसू भाई। ऐसा ही एक मूसा जन्मा है हमारी डबल इंजन की सरकार ने, जिसके लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे और देहरादून से लेकर दिल्ली तक सैकड़ों करोड़ रुपए घाम लगा दिए गए थे। ये मूसा है इन्वेस्टर समिट से निकले इन्वेस्टमेंट की लैंडिंग का, जिसमें दावा था बल 1 लाख करोड़ की लैंडिंग करवाकर प्रदेश सरकार ने बहुत कुछ फरका दिया है। लेकिन पिछले हफ्ते आई न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट ने इस दावे की हकीकत को दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया है। इस मुद्दे पर आज के एक्स्ट्रा कवर में विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारी सरकार जनता को बिल्कुल ही झूठू समझते हुए बुथियाने का काम कर रही है। लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं राज्य के कुछ अन्य मुद्दों पर और कोशिश करते हैं उन लोगों की आवाज को थोड़ा मजबूत करने की जो अपनी जायज मांगों को लेकर लंबे समय से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार बहादुर है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। इस कड़ी में पहली घचाक तो हमेशा की तरह उन्हीं निर्भागी अधिकारियों और दर्जाधारियों को जो घचोर के भी मानने को तैयार नहीं है कि अपनी टैक्सी गाड़ियों से फर्जी नंबर प्लेट हटा लें। वैसे इस मामले में कई अधिकारियों ने सुधार करते हुए अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट दुरुस्त की भी हैं। मसलन पिछले ही एक्स्ट्रा कवर में हमने जिक्र किया था कि लबासना, जहां देश भर के आईएएस आईपीएस प्रशिक्षण लेते हैं, वहां की भी एक गाड़ी में ऐसी ही फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई है। हमें सूचना मिली है कि इसे सुधार लिया गया है। ऐसे ही कई अन्य अधिकारियों ने भी बीते दिनों ये सुधार किया है, लेकिन आज भी दर्जनों अधिकारी न जाने क्यों इस खोखली शान से बाहर नहीं निकल पा रहे। हद तो ये है कि कई बार ऐसी फर्जी नंबरों वाली गाड़ियां राष्ट्रपति के देहरादून दौरे के दौरान उनकी फ्लीट तक में शामिल पाई जाती हैं। अब ये गाड़ी ही देखिए, जिस पर ऊपर लिखा है पुलिस और साथ ही सत्यमेव जयते भी, लेकिन नीचे लगी है एक फर्जी नंबर प्लेट। जब पुलिस की गाड़ी ही फर्जी नंबर लगाए घूम रही हो तो इससे ज्यादा बज्जर क्या ही पड़ेगा इस राज्य में। दूसरी ये गाड़ी देखिए जो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स देहरादून की है। हमें लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में हमें इन अधिकारियों की तस्वीरों और इनके नाम के साथ इनकी गाड़ियों की तस्वीरें साझा करनी चाहिए। शायद ये अधिकारी ऐसे ही प्रचार की प्रतीक्षा में हैं कि राज्य भर के लोग इन्हें जाने पहचाने और इनकी वाहवाही करें कि साहब कैसे कानून के नाम की चखली के भड़िया के खा जाया करते हैं। आप लोग भी अपने आसपास टी श्रृंखला वाली गाड़ियों में ऐसी फर्जी सफेद नंबर प्लेट लगी देखें तो इन अधिकारियों को फेमस बनाने में अपना सहयोग जरूर दें। इन्हें संभवतः चौतरफा घचोरे जाने की जरूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रदेश के उन लोगों के बारे में जो अपनी जायज मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इनमें वो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जो भारी गर्मी से लेकर हाड़ कपाने वाली ठंड और मूसलाधार बारिश तक में रोज कई घंटे सड़कों पर तैनात मिलते हैं ताकि शहर और राज्य की व्यवस्थाएं सुचारू तरीके से चल सकें। पुलिस के इन जवानों से कई साल पहले वादा किया गया था कि इन्हें 4600 ग्रेड पे दे दिया जाएगा और ये वादा सिर्फ प्रदेश के पुलिस मुखिया ने ही नहीं बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आधिकारिक तौर पर किया था। मुख्यमंत्री बनने से पहले एक विधायक के रूप में भी पुष्कर सिंह धामी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि इन पुलिसकर्मियों को 4600 ग्रेड पे मिलना चाहिए और स्वयं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने घोषणा की थी कि नई सरकार के गठन के बाद पहली ही बैठक में ये फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने को है, इस जश्न के साथ कि धामी जी सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन इन जवानों की मांग पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। बीते दिनों देहरादून में कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन पैराडॉक्स देखिए कि इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वही जवान तैनात कर दिए गए जिनकी मांगों के लिए ये लोग प्रदर्शन करने उतरे थे। सरकार बहादुर से अपील है कि साहब अपने विधायकों के वेतन भत्ते आप लोग कई बार बढ़ा चुके हैं और देश में सबसे ज्यादा वेतन भत्ते पाने वाले राज्यों में उत्तराखंड को शामिल कर चुके हैं, तो थोड़ा ख्याल इन पुलिसकर्मियों का भी कीजिए जो आपकी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के लिए दिन रात तैनात रहते हैं, लेकिन पिछले 25 साल में जिन्हें एक बार भी वेतन वृद्धि नहीं मिली है। सरकार से ये भी अपील है कि शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए बीआरपी और सीआरपी यानी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए गए जो लोग हैं जिन्हें 40,000 प्रतिमाह देने का वादा किया गया था,
इन लोगों को आउटसोर्सिंग एजेंसी ने 40,000 तो कभी भी नहीं दिए और जो 28,800 प्रतिमाह इन्हें मिलता था उसमें भी अब कटौती करते हुए जून माह में इन्हें कुल जमा 22,476 रुपए दिए गए हैं। इन तमाम लोगों का आरोप है कि अलंकित प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी जिसे आउटसोर्सिंग का काम सौंपा गया है वो ना तो इन लोगों को कोई सैलरी स्लिप नियमित रूप से देती है और ना ही निर्धारित वेतन में कटौती का कोई आधार ही बताती है। इन लोगों का ये भी आरोप है कि कंपनी वेतन में कटौती इसलिए कर रही है ताकि लोग परेशान होकर ये नौकरियां छोड़ दें और कंपनी नए लोगों को नौकरी देने के नाम पर उनसे पैसे वसूल सके। इन तमाम लोगों ने जिला स्तर से लेकर और शिक्षा मंत्री तक को कई बार लिखित शिकायत दी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से अपील है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने के साथ ही इन लोगों को इनके अधिकार दिलवाना सुनिश्चित करें। देश भर में पहले ही 25 सरकारी स्कूल प्रतिदिन के औसत से बंद हुए हैं और पिछले 10 साल में 94,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। अब जो स्कूल बचे हैं उनके प्रबंधन में लगे इन लोगों की इतनी तो सुध ली ही जा सकती है। शिक्षा मंत्री जी से एक अपील ये भी है कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में बीएससी 4th सेमेस्टर का एक छात्र है जिसका नाम है शिवम राणा। वो पिछले 2.5 महीने से अपनी फिजिक्स की आंसर शीट की फोटोकॉपी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है, लेकिन न तो यूनिवर्सिटी के माध्यम से और न ही आरटीआई के माध्यम से उसे अपनी आंसर शीट अभी तक हासिल हुई है। इस छात्र ने हमें अपनी आप बीती भेजते हुए लिखा है कि आरटीआई में अपनी आंसर शीट मांगने के साथ ही मैं यूनिवर्सिटी को मेल भी भेज चुका हूँ, कई बार फ़ोन कर चुका हूँ और शिक्षकों से लेकर छात्र संघ के पदाधिकारियों तक से मदद मांग चुका हूँ। सीएम हेल्पलाइन तक भी जा चुका हूँ, लेकिन कहीं से कोई समाधान नहीं निकल रहा। ये मामला सिर्फ एक छात्र की परेशानी का नहीं है, ये एक मेरिटोरियस स्टूडेंट के हमारी शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास का भी मामला है। शिवम के सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आए हैं और वो ये जानना चाहता है कि फिजिक्स में उसे 75 में से 45 अंक ही क्यों मिले हैं। लेकिन 2.5 महीने से ज़्यादा हो जाने के बाद भी और तमाम तरीके अपनाने के बाद भी उसे अपनी ही आंसर शीट नहीं दिखाई जा रही। ये हमारी उच्च शिक्षा पर और पूरी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। बाकी हमारी व्यवस्था कितनी अतरंगी है उसका जीता जागता मुजस्समा आप यहाँ देखिए। अभी पिछले ही एक्स्ट्रा कवर में हमने प्रदेश भर में रिक्त पड़े लाइब्रेरियंस के पदों का जिक्र किया था और इस हफ्ते ये मुजस्समा सामने आ गया। कुजान तब सरकार को भी एक्स्ट्रा कवर देख के ही याद आया होगा कि लाइब्रेरियंस के कुछ पदों के लिए तो उसने लिखित परीक्षा पहले भी करवाई थी जिसका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है, लिहाजा अब इसे जारी कर ही दिया जाए। तो सामने आया ये रिजल्ट। अब आप इस नियुक्ति की पूरी टाइमलाइन जरा गौर से देखिए और व्यवस्था पर हंस लीजिए या रो लीजिए। इन पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे फरवरी 2014 में। परीक्षा हुई आवेदन मांगने के 4.5 साल बाद यानी नवंबर 2018 में और रिजल्ट आया है अब आवेदन मांगने के पूरे 12 साल बाद जुलाई 2026 में। आने वाली 15 जुलाई को जब इन चयनित अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है तब इनमें शामिल पान सिंह जी की उम्र 47 साल पूरी हो चुकी होगी और पूनम जी की उम्र 50 साल होने में बस 4 महीने शेष रहेंगे। कुजान तब ये लोग अब भी इस नौकरी के तलबगार होंगे भी या नहीं। परीक्षार्थियों के धैर्य का ऐसा परीक्षण संभवतः सिर्फ उत्तराखंड में ही लिया जाता है। सोचिए, जब इन पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। वो आवेदन मांगने के 3 साल बाद तक परीक्षा तक आयोजित नहीं करवा सकी। फिर 2017 में भाजपा सरकार आई और उसने 2018 में ये परीक्षा करवाई और फिर वो भी भूल गई कि परिणाम भी जारी करने थे। फिर 2022 में भाजपा दोबारा सत्ता में आई और इस सरकार में भी परिणाम अब जारी किए जा रहे हैं जब सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है। ऊपर से अब नया ट्रेंड चल निकला है कि नियुक्ति पत्र बांटने के लिए भी इवेंट किए जाएंगे, रील बनाई जाएंगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी जब तक फुर्सत न निकाल पाएं तब तक अभ्यर्थियों को इंतजार ही करना होगा और ये इंतजार कुछ दिनों या हफ्तों तक का नहीं होता, कई महीनों का होने लगा है। इन दिनों ऐसा ही इंतजार आयुष फार्मासिस्ट भर्ती में चयनित लोग कर रहे हैं कि आयुष मंत्री मदन कौशिक या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन लोगों के साथ भी फोटो खिंचवाने के लिए फुर्सत निकाल पाएं तो इनके महीनों का इंतजार खत्म हो और इन्हें नियुक्ति मिल सके। बीते दिनों एक बेहद दुखद खबर चमोली जिले से भी आई, जहां सरकारी अस्पताल की जर्जर हो चुकी दीवार के गिरने से चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नवीन चंद्र डिमरी की मौत हो गई। बीते शनिवार नारायण बगड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर डिमरी वहां चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण कर रहे थे, तभी पूरी दीवार भरभराकर गिर पड़ी, जिसके मलबे में दबने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें किसी तरह मलबे से निकाला और अस्पताल लाए
तो उनकी स्थिति को देखते हुए उनके लिए भी वही एक लाइन लिख दी गई, जो लाइन अब पूरे पहाड़ की स्वास्थ्य व्यवस्था का एक तरह से ब्रह्म वाक्य बन चुकी है कि रेफर टू हायर सेंटर। लेकिन हायर सेंटर पहुंचने से पहले ही डॉक्टर डिम्बरी की मौत हो चुकी थी। ये घटना हमारी पूरी व्यवस्था पर कितने तरीके के सवाल खड़े करती है, लेकिन इस राज्य का दुर्भाग्य है कि ये सवाल कभी भी राज्य के ज़रूरी मुद्दों में जगह नहीं बना पाते। हर साल न जाने कितने लोगों की ऐसी स्थिति में मौत हो जाती है, फिर भी मुद्दों के नाम पर डिस्कोर्स वहीं खड़ा रहता है जहां सरकार उसे खड़ा करना चाहती है। प्रोपेगेंडा वाले मुद्दों को ऐसे प्रसारित और प्रचारित किया जाता है जैसे वही इस राज्य के असल मुद्दे हों, जबकि पहाड़ में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक बांझा पड़ चुकी है, लेकिन उस पर कोई चर्चा तक नहीं होती और उसे पहाड़ की नियति मान लिया गया है। जनता को भी इसी खेल में उलझा दिया गया है कि वो अपने आस पास, अपने पड़ोस में मुसलमानों की दुकानों पर दरोगा बनकर पहुंचे या किसी आम के बगीचे के बाहर आम बेचने वाले मुसलमान से पूछते हुए रील बनाए कि यहाँ आम बेचने की अनुमति उसने किसने दी है। ऐसी रील खूब वायरल भी होती हैं, इसलिए एक बड़े वर्ग को इसी में मज़ा भी आने लगा है और तमाम ज़रूरी मुद्दों पर हिंदू मुसलमान का ये नैरेटिव हावी हो जाता है। सरकार को इससे बेहतर स्थिति और क्या ही चाहिए होगी, जहां जनता आपस में ऐसे ही उलझी रहे और उसकी नाकामियों पर कोई सवाल उठाने वाला ना हो। बीच बीच में ऐसा कोई ना कोई मामला आ ही जाता है जहां कोई मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर कोई अपराध करता पकड़ा जाता है या जहां किसी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, और फिर मामला अपराधी द्वारा अपराध से बढ़कर मुस्लिम अपराधी द्वारा अपराध का होते हुए अलाना फलाना जिहाद बन जाता है। जिहाद का हुआ फिर इतना जबरदस्त होता है कि उसके आगे अयोध्या और बद्रीनाथ मंदिर में हुई चोरी के आरोप तक गौण हो जाते हैं। बहरहाल, जिहाद बाहुल्य उत्तराखंड में इन दिनों एक इन्वेस्टमेंट जिहाद का काला चिट्ठा सामने आया है, जिसे अब विस्तार से समझते हैं। तो बात है दिसंबर 2023 की। देहरादून में तब एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित हुई, जिसके उद्घाटन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बताया गया कि करोड़ों रुपए के इस आयोजन में देश विदेश के निवेशक उत्तराखंड पहुंचे हैं और यहां सैकड़ों करोड़ के नहीं बल्कि कई लाख करोड़ के एमओयू उन्होंने कर दिए हैं। सटीक आंकड़ा बताएं तो सरकार ने दावा किया कि कुल 3,56,889 करोड़ के एमओयू कर लिए गए हैं। अखबारों से लेकर देहरादून की सड़कों तक इसके विज्ञापनों से भर दिए गए। फिर पिछले साल सरकार ने एक दावा और किया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बात सिर्फ एमओयू साइन होने तक ही नहीं रुकी, बल्कि 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग भी हो चुकी है। इस बार फिर से जश्न मनाया गया और इस बार वाला जश्न तो इतना ग्रैंड था कि दिल्ली तक के बस स्टॉप से लेकर दिल्ली मेट्रो तक में बड़े बड़े विज्ञापन छाप दिए गए। सोशल मीडिया पर तो कुखली पत्रकारों से लेकर सरकार के घुंडों में घुघुती बसुती झूलने वाले पत्रकारों तक ने ऐसा बवाल काटा कि उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए बहुत कुछ फरका दिया गया है। लेकिन अब हाल ही में जनता के सामने ये तथ्य आया है कि इस मामले में भी हमारे नेताओं ने जनता के साथ वही किया है जो वो हमेशा से करते हैं कि म्यारुई सांड और मेफरी डांड। बल्कि इस बार तो जनता पर जो डांड पड़ी है वो सैकड़ों करोड़ की है और इसका खुलासा किया है न्यूज़ लॉन्ड्री के पत्रकार बसंत कुमार ने। बसंत लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता कर रहे हैं और 2 बार रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। पिछले साल उत्तराखंड सरकार ने जब दावा किया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जो एमओयू हुए थे उसमें से 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग भी हो चुकी है, तो बसंत ने सूचना के अधिकार के तहत उत्तराखंड सरकार से कुछ सूचनाएं मांगी। इनमें मुख्य थी कि किस किस कंपनी ने यहाँ कितने कितने के एमओयू किए हैं, इनमें से कितनों की ग्राउंडिंग हो चुकी है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन में कुल कितना खर्चा हुआ है। इसके जवाब में उत्तराखंड के उद्योग निदेशालय ने जो दस्तावेज बसंत को दिए, उन्हें आप गौर से देखेंगे तो मालूम होगा कि इन्वेस्टमेंट की ग्राउंडिंग के नाम पर जो जबरदस्त मंडाण सरकार ने लगाया था, उसका नतीजा तो असल में रचि गणेश और बणी खबेश साबित हुआ। लेकिन सरकार को किसी भी हाल में ये साबित करना था कि 1 लाख करोड़ का आंकड़ा दिखाकर अपनी ही पीठ थपथपानी है, इसलिए उसने इन्वेस्टमेंट के असल आंकड़ों को नहीं दिखाया, बल्कि सारा जोर इस पर लगा दिया कि किसी भी तरह ये 1 लाख करोड़ के आंकड़े को जस्टिफाई करना है। लिहाजा सरकार ने अब दूल्हे के नाप की शेरवानी नहीं बल्कि शेरवानी के नाप का दूल्हा खुजाना था, तो उसने ठीक ऐसा ही किया। एक एक विभाग में इन्वेस्टमेंट्स की जो लैंडिंग सरकार ने दर्शाई है, उसे देखकर आप ये पूरा खेल समझ सकते हैं। सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए कुल एमओयूज का ये विवरण देखिए।
इसमें सबसे ऊपर दर्ज है ऊर्जा विभाग, जिसमें सबसे ज्यादा धनराशि के एमओयू हुए, यानी 3,56,000 करोड़ में से 1,03,000 करोड़ के एमओयू ऊर्जा विभाग में ही हुए। अब जरा इस विभाग की लैंडिंग वाली सूची को देखिए। इसमें आपको शुरुआत में एक सिरे से जो 1-1 करोड़ के निवेश वाले नाम मिलेंगे वो स्थानीय व्यक्तियों के नाम हैं, जैसे पीयूष, पूजा, रमेश, ऋचा, शिवम आदि। ये संभवतः उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने बीते सालों में पहाड़ में अपने खेतों में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाए हैं। इनमें से संभवतः किसी का भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से कोई सीधा लेना देना नहीं रहा। ये सोलर प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट समिट से पहले भी लगा रहे थे लोग और इसके बाद भी लोग लगा ही रहे हैं, लेकिन सरकार को अपना 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पूरा करना था, इसलिए ये सभी नाम उठाकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से आए इन्वेस्टमेंट की सूची में चिपका दिए गए। वैसे यहाँ तक भी सरकार को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए माना जा सकता था कि सरकार ने हर तरह के इन्वेस्टमेंट को अपनी सूची में शामिल कर लिया होगा, लेकिन फिर सरकार को ऐसे विज्ञापन जारी नहीं करने चाहिए थे जिन्हें देखते ही कोई भी कह सकता है कि ये फंस गया सीएम। इस विज्ञापन में सरकार ने खुद लिखा है कि पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतर्गत ऐतिहासिक 1 लाख करोड़ से अधिक की निवेश परियोजनाओं की ग्राउंडिंग, यानी सरकार ने खुद दावा किया कि जिन ग्राउंडिंग का वो जश्न मना रही है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत हुए निवेश परियोजनाओं की है, जबकि ग्राउंडिंग की सूची में शामिल इन नामों में से बमुश्किल ही कोई इन्वेस्टर समिट में पहुंचा था और एमओयू साइन किए थे। बहरहाल ऊर्जा विभाग में हुई ग्राउंडिंग की इस सूची में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये मामला वैसे वैसे और दिलचस्प होता जा रहा है। ये 1-1 करोड़ की ग्राउंडिंग वाली सूची से तो 1 लाख करोड़ का आंकड़ा हासिल करना बेहद मुश्किल था, इसलिए अब इस सूची में बड़े बड़े आंकड़ों के साथ एंट्री होती है उरेडा यानी उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और यूजेवीएनएल यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की, और एक एक निवेश का आंकड़ा पहुंच जाता है 20-20, 30-30, 40-40 और 50-50 करोड़ के निवेश तक। इन आंकड़ों का इस सूची में शामिल होना ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की पूरी अवधारणा को ही सवालों के से घेर देता है। जनता के करोड़ों रुपए लगाकर अगर इन्वेस्टर्स समिट कराई जाती है तो उसका उद्देश्य होता है कि देश दुनिया के निवेशक आएं और उत्तराखंड में पैसा लगाएं, लेकिन यहाँ तो निवेशकों में सरकार ने अपनी ही सरकारी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स को दर्शा दिया, यानी जो पावर प्लांट उरेडा और यूजेवीएनएल वैसे भी पहाड़ों में जगह जगह लगाता ही आया है, उन्हें भी अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की उपलब्धि बता दिया गया। और इस आंकड़े को और भी विस्तार मिला जब टीएचडीसी यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की इस सूची में एंट्री हुई और उनके 1000 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ और 8000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को इस सूची में दर्शा दिया गया। यानी सरकारी कंपनियां जो डैम आदि पहाड़ में बना रही हैं या बनाने वाली हैं, उन्हें भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का कमाल बताते हुए अपनी ही पीठ थपथपा दी गई। जवाहरलाल नेहरू की आत्मा आज जहां कहीं भी होगी ये सोच रही होगी कि मैंने भले ही लाख कांड किए हों, लेकिन टिहरी डैम जैसी बांध परियोजना को कभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की उपलब्धि तो नहीं बताया था। जबकि मौजूदा धामी सरकार के 1 लाख करोड़ वाले आंकड़े की अधिकांश सूची ऐसी ही सरकारी कंपनियों के निवेश से भरी पड़ी है जिन्हें काम करने का ठेका खुद सरकार ही देती है, और आज तक तो ऐसी कंपनियों को ठेके देने से पहले कभी कोई इन्वेस्टर समिट करने की नौबत तक नहीं आई थी। टिहरी डैम से लेकर पहाड़ में बने सभी बड़े छोटे डैम्स का उदाहरण हमारे सामने प्रत्यक्ष ही है, लेकिन मौजूदा सरकार की इस सूची में जब आप टॉप 10 इन्वेस्टर्स को देखते हैं तो पाते हैं कि इन 10 में से 8 सरकारी कंपनियां ही हैं, और इनके अलावा भी एसबीआई से लेकर सीएमओ कार्यालय और पर्यटन विकास अधिकारी से लेकर कैंटोनमेंट बोर्ड्स तक को इन निवेशकों की सूची में दर्शाया गया है, जो बल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के चलते ही निवेश करने उत्तराखंड आए। ग्राउंडिंग वाली इस सूची में जब आप एनर्जी सेक्टर से आगे बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहुंचते हैं तो स्थिति और भी कांडे लगने वाली बन जाती है। यहाँ आप पाते हैं कि इसमें एक छोर से बीज भंडार वालों के नाम, आटा चक्की वालों के नाम और सहकारी समिति वालों के नाम चिपका दिए गए हैं, और उन्हें भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के चलते आए निवेशकों के रूप में दर्शाया गया है। यानी आपके मोहल्ले में भी अगर किसी ने 1-2 लाख रुपए जोड़कर अपनी आटा चक्की या बीज भंडार खोला है तो उसका भी नाम उठाकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट वाले इन्वेस्टर में जोड़ दिया गया, जबकि इनमें से अधिकांश लोगों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की कोई जानकारी ही नहीं थी। अपने ही किए हुए इन्वेस्टमेंट से अनभिज्ञ ऐसे लोगों के बारे में जब न्यूज़ लॉन्ड्री के पत्रकार बसंत कुमार ने उद्योग विभाग से पूछा तो वहां के अधिकारी ने उन्हें बताया कि हमने इन लोगों का
सम्मान करने के लिए इनके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को भी सूची में जगह दी है। लेकिन कमाल ये है कि इन लोगों को भनक तक नहीं लगी कि इनका सम्मान हो चुका है और इनके कंधों पर चढ़कर ही सरकार बहादुर ने 1 लाख करोड़ का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया है। वैसे यहाँ आप एक बार फिर से सरकार को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इन अधिकारी की बात मान सकते थे कि बीज भंडार से लेकर आटा चक्की वालों को भी निवेशक तो माना ही जा सकता है। लेकिन तब एक बार फिर से यही विज्ञापन आपके सामने आ जाता है और कह देता है कि ये फंस गया सीएम, क्योंकि इसमें दावा है कि ये 1 लाख करोड़ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतर्गत हुए ऐतिहासिक निवेश का प्रतिफल है, जबकि ये छोटे निवेशक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से कोई वास्ता ही नहीं रखते। और उस समिट में जो MOU हुए थे उनमें आटा चक्की लगाने या बीज भंडार खोलने का MOU इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि जब इन लोगों ने कोई MOU किया ही नहीं था तो इनका आटा चक्की और बीज भंडार के नाम इस सूची में कैसे आ गए, तो वो ऐसे आए कि इन लोगों ने जब बिजली कनेक्शन लेने या लाइसेंसिंग प्रक्रिया की किसी अन्य औपचारिकता को पूरा करने के लिए उत्तराखंड सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम में आवेदन किया तो सरकार ने वहीं से आटा के बदले डाटा उठा लिया और अपनी सूची में चिपका दिया। ठीक ऐसा ही सहकारी समितियों के साथ भी किया गया और उनकी भी लंबी सूची बनाकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की उपलब्धियों में शामिल कर दिया गया। बल्कि इनके अलावा भी किसी डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला तो उसका भी नाम यहाँ डाल दिया गया, किसी ने अपनी कोई दुकान खोली तो उसका भी, किसी ने पैथोलॉजी लैब खोली तो उसका भी, टेंट हाउस खोला तो उसका भी, और लकड़ी चिरान का काम भी शुरू किया तो उसको भी उठाकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की उपलब्धि बता दिया गया, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री खुद लंदन तक गए थे। बताइए, करोड़ों रुपए लगाकर मुख्यमंत्री लंदन गए और वहां से खुजाकर लाए ऐसे निवेशक जो बेचारे उत्तराखंड में रहकर ही सालों से पैसा जोड़ रहे थे कि एक दिन 1-2 लाख रुपए जमा हो जाएं तो अपनी ये छोटी सी दुकान खोलें। पिथौरागढ़ में खुली किसी डेयरी से लेकर बागेश्वर में खड़िया खनन वालों तक सबको ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के चलते हुए निवेश के रूप में सरकार ने शामिल कर दिया। न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपनी इस पड़ताल में ये भी पाया कि इस सूची में कई नाम तो ऐसे भी शामिल हैं जो धरातल पर कहीं हैं ही नहीं, जो कंपनियां पहले ही बंद पड़ चुकी हैं या जिन कंपनियों की कुल वर्थ उतनी नहीं है जितने का उन्हें निवेशक बताया गया है। उदाहरण के लिए उधम सिंह नगर का सूद एग्रो लिमिटेड देखिए, जिसे 562 करोड़ का निवेशक बताया गया है। लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री ने जब सूद एग्रो के मालिक संजय सूद से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उनका तो पूरा प्रोजेक्ट ही 3-4 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है। 1 लाख करोड़ वाली सूची में ऐसे कई अतरंगी चमत्कार हुए हैं। बल्कि अगर आपने भी हाल फिलहाल में कोई होम स्टे या होटल खोला है तो टूरिज्म सेक्टर की इस सूची में आप अपना नाम भी खोज सकते हैं। क्या पता सरकार ने आपको भी सम्मानित किया हो और आप अनभिज्ञ हो कि आपका सम्मान हो चुका है। इसके साथ ही हम आपको एक टास्क भी देते हैं, कुछ ऐसे निवेशों को खोजने का जो इस सूची में हैं और ध्यान खींच रहे हैं। जैसे टिहरी में टूरिज्म सेक्टर में 200 करोड़ निवेश करने वाले जमुना होटल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड और 150 करोड़ निवेश करने वाले नरेंद्र रमोला होटल एंड रेस्टोरेंट। टिहरी में रहने वाले बारामासा के दर्शक अगर इस बड़े निवेश से बन रहे प्रोजेक्ट को देखें तो हमसे उसकी फोटो जरूर साझा करें। ऐसे ही नैनीताल के हमारे दर्शक बताइएगा कि उनके जिले में स्कॉटिश वुड यूनिवर्सिटी ने जो 200 करोड़ लगाए हैं उसकी तस्वीर धरातल पर कैसी दिखती है। उधम सिंह नगर के साथ ही बताइएगा कि उनके यहाँ इंपीरियल यूनिवर्सिटी द्वारा लगाए जा रहे 200 करोड़ की जमीनी तस्वीर कैसी है। हरिद्वार के साथ ही जगत यूनिवर्सिटी के 240 करोड़ की तस्वीर भेजिएगा। पौड़ी के साथ ही योगानंद यूनिवर्सिटी के 150 करोड़ के निवेश की तस्वीर भेजिएगा। चंपावत के साथ ही मां पूर्णागिरी यूनिवर्सिटी के 120 करोड़ के निवेश की जमीनी तस्वीर भेजिएगा। और टिहरी के साथ ही टॉन्सब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा उनके जिले में निवेश किए गए 100 करोड़ की तस्वीर भेजिएगा। 20-25 करोड़ का निवेश करने वाली छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज को खोजने का टास्क तो हम खुद ही आपको नहीं दे रहे, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज के नाम आप चाहें तो इस सूची में पढ़ सकते हैं। कम से कम इस सूची के बहाने आप ये जान पाएंगे कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी संभवतः उत्तराखंड सरकार के निवेशकों वाली इस सूची के अलावा कहीं अस्तित्व में है ही नहीं। बाकी यूपीएस जैसी स्थापित यूनिवर्सिटी इस सूची में हैं और इनका नाम निवेशकों के टॉप 10 वाली सूची में भी शामिल है। उसे भी देखिए कि यूपीईएस बीते कई साल से उत्तराखंड में है और लगातार एक्सपैंड ही कर रहा है। वो ऐसे किसी इन्वेस्टर समिट के पहले ही यहाँ निवेश कर चुका था और इतने सालों में बिना किसी इन्वेस्टर समिट के लगातार एक्सपैंड भी कर रहा था।
ऐसे ही ग्राफिक एरा ग्रुप का नाम भी इस सूची में है, जो पहले से ही उत्तराखंड में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक के क्षेत्र में काम कर रहा है। ऐसे में इनके निवेश को इन्वेस्टर्स समिट की उपलब्धि बताना जायज़ है या नहीं, इसका फैसला आप लोग खुद से कीजिए। बहरहाल ऐसा भी नहीं है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद उत्तराखंड में कोई भी ऐसा निवेशक ना आया हो जिसे सही मायनों में निवेशक कहा जा सके और जो सच में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की एक उपलब्धि हो। लेकिन ऐसे निवेशक जो होंगे भी, उन्हें भी सरकार ने एक झूठा आंकड़ा गढ़ने के फेर में कहीं धूमिल कर दिया है, क्योंकि उनकी इस सूची में तो बड़े निवेशकों के तौर पर सरकारी कंपनियां दर्ज हैं जिन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की उपलब्धि कतई नहीं कहा जा सकता, और छोटे निवेशकों के तौर पर यह सूची उन लोगों के नामों से भरी पड़ी है जिनका ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से कोई वास्ता नहीं रहा। सरकार का ऐसा झूठा दिखावा करना इसलिए भी आपराधिक लगता है क्योंकि ये करने के फेर में आम जनता के करोड़ों रुपए घाम लगा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में यात्राएं और शो किए, करोड़ों के विज्ञापन बांटे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की यात्राएं हुई और सिर्फ एक एक आयोजन में ही सैकड़ों करोड़ फूंक दिए गए। इस तरह के आयोजन का हासिल तो आपने विस्तार से देखा कि उसकी भरपाई के लिए सरकार को कहां-कहां से आंकड़े जुटाने पड़े हैं। अब जरा ये भी देखिए कि ऐसे आयोजनों में सरकार ने आपका कितना पैसा घाम लगाया है। इसे समझने के लिए आप यूके स्पाइस यानी उत्तराखंड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर की ये बैंक डिटेल्स देखिए। यही वो इकाई है जिसके तहत इन्वेस्टमेंट संबंधी ये कार्य किए जाते हैं। सितंबर 2023 से और मार्च 2025 तक इस खाते से 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इनमें लाखों करोड़ों का भुगतान प्रदेश से बाहर की और कुछ विदेशी कंपनियों तक को हुआ है, ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजनों को ज्यादा से ज्यादा भव्य बनाया और दिखाया जा सके। यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट कितना आया, ये आंकड़ा भले ही धूमिल हो, लेकिन इस आयोजन के नाम पर बाहर की कंपनियों को करोड़ों में ये पैसा गया है, ये जरूर है। ये भी ध्यान दीजिए कि यूके स्पाइस की ये बैंक डिटेल सिर्फ मार्च 2025 तक की है, जबकि सरकार ने 1 लाख करोड़ की लैंडिंग का दावा जून 2025 में किया। यानी इस दावे का डंका पीटने के लिए जो देहरादून से लेकर दिल्ली तक विज्ञापन छापे गए, उनमें आए खर्च का ब्यौरा इस आंकड़े में शामिल नहीं है। फिर विज्ञापनों पर जो खर्च सरकार का सूचना विभाग करता है, वो आंकड़ा भी इसमें शामिल नहीं है। और आपके पैसे की ये छरवाली सिर्फ इसलिए लगाई गई ताकि सरकार बहादुर अपनी छवि चमका सके, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से आए निवेश के नाम पर जो निवेश सरकार ने दर्शाए हैं, वैसे निवेश तो TSDC, UJVNL और उरेडा हमेशा से ही यहाँ करते रहे हैं। और बाकी गली मोहल्लों में खुलने वाले बीज भंडार, आटा चक्की, डेंटल क्लिनिक, लकड़ी चीरने की मशीन, दूध की डेयरी और परचून की दुकानें भी कभी किसी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मोहताज नहीं रही। अब आप लोग खुद ये आकलन कीजिएगा कि अपनी उपलब्धि के नाम पर सरकार ने आपके ही पैसे फूंक कर जो दावे किए हैं, वो कितने ठोस या कितने खोखले हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री और पत्रकार बसंत कुमार को बारामासा का विशेष आभार, जिन्होंने ये दस्तावेज हमारे साथ साझा किए। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको बारामासा के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करने के साथ ही चैनल की पेड मेंबरशिप लेकर या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर आप हमें सहयोग जरूर करें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड और UPI ID के माध्यम से आप हमें सीधा समर्थन भी दे सकते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिएगा। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमन या पहलाद, प्रणाम।